Bismillahirrahmanirrahim. Today, the chapter that we are going to discuss is social insurance. So, looking at the content as usual, what we will be discussing is social insurance and then what social insurances are applicable in United States. Normally, these are old age benefit, survivor benefit, and disability insurance. Then we will discuss about the medical care that is given as a part of Social Security. Impact of the Affordable Care Act on Medicare, problems and issues in old age, survivor and disability insurance and Medicare, unemployment insurance and worker compensation. अच्छा, अब यहाँ पे आपने नाम से ही देखा होगा, इफ वी हैव लुकिंग एट द कंटेंट्स ऑफ द टॉपिक, आप देखेंगे क्योंकि ज़्यादातर इसमें वो प्रैक्टिसेस हैं जो ग्लोबली फॉलो हो रही होती हैं और स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो सोशल इंश्योरेंस है वो ब्रॉडली अवेलेबल है। फॉर रिटायरमेंट पर्पसेस भी सोशल बेनिफिट अवेलेबल है, सर्वाइवर्स के लिए भी हैं, डिसेबिलिटी के केस में भी है, और मेडिकल ट्रीटमेंट और वर्कर कॉम्पनसेशन के केस में और इवन अनएम्प्लॉयमेंट के केस में सोशल बेनिफिट्स अवेलेबल है। पाकिस्तान क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं और इसीलिए हमें नॉर्मली हमारी सोसाइटी में इस तरह की इंश्योरेंसेस सोशल ग्राउंड्स पे नज़र नहीं आती। सिर्फ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हमें नज़र आती है, दैट इज़ एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट, जो कि एक्चुअली आफ्टर रिटायरमेंट जो रिटायरीज होते हैं उनको एक नॉमिनल सा बेनिफिट प्रोवाइड करती है, और वो बहुत नॉमिनल सा होता है, शायद कॉस्ट ऑफ लिविंग कवर करने के लिए भी नहीं इनफ होता। तो उसके अलावा हमारे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो सोशल बेनिफिट जो कि गवर्नमेंट के लेवल पे शायद अनएम्प्लॉयमेंट का कोई इंश्योरेंस या अलाउंस अवेलेबल नहीं है। इसी तरह वर्कर कॉम्पनसेशन होगी इन केस कोई हादसा हो जाता है, या आप मेडिकल केयर क्या है उस तरह प्रॉपरली मौजूद नहीं है। तो इसीलिए जो इधर एग्जांपल्स डिस्कस होंगी वो सारी यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी की बेस पे डिस्कस हुई हुई होंगी और शायद काफ़ी सारी पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है। Social insurance programs are necessary for several reasons: to help solve complex problems, to provide coverage for perils that are difficult to insure privately, to provide a base for economic security to the population. अब सोशल इंश्योरेंस के जो प्रोग्राम है ये नाम से वादे दे सोशल इन नेचर, ये कोई प्रॉफिटेबल या एम्प्लॉयज को फैसिलिटेट करने के लिए प्रोग्राम्स नहीं है। पहला पॉइंट था टू हेल्प सॉल्व कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम्स। अब जो सोशल प्रॉब्लम्स है ये उसको एड्रेस करने के लिए बेसिकली प्रोग्राम्स हैं, जिसमें हमने बात की कि अगर कोई मेडिकल का प्रोग्राम है जो सोशली अवेलेबल है मेडिकेयर का, या कोई डिसेबिलिटी की इंश्योरेंस है जो स्टेट मॉनिटर्ड है, तो इस तरह के प्रोग्राम्स जो है वो सोशल इंश्योरेंस की डोमेन में फॉल करेंगे। सेकंड, टू प्रोवाइड कवरेज फॉर पेरिल्स दैट आर डिफिकल्ट टू इंश्योर प्राइवेटली। अब ये उन पेरिल्स को बेसिकली कवर करेंगे जो प्राइवेटली इंश्योर करना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर एग्जांपल दी जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट, तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट समथिंग दैट कैन बी इंश्योर्ड प्राइवेटली, अनएम्प्लॉयमेंट की इंश्योरेंस मौजूद नहीं होती, बल्कि स्टेट शायद इनको अश्योर कर सकता है अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं है स्टेट के पास। तो इस तरह की जो बेनिफिट्स हैं वो सोशल इंश्योरेंस में ही कवर हो रही होंगी, बल्कि हो रही होंगी, और प्राइवेट इंश्योरेंस में इसका पॉसिबिलिटी नहीं होगी। टू प्रोवाइड अ बेस ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू पॉपुलेशन, और डेफिनेटली फिर ये जो सोशल इंश्योरेंस है इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगी टू द पॉपुलेशन एट लार्ज एंड नॉट टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल ओनली। Social insurance programs have certain characteristics that distinguish them from other government insurance programs. Number one, most programs are compulsory. Number two, programs are designed to provide a floor of income. Number three, programs pay benefit based on social adequacy rather than individual equity. अच्छा, अब ये सोशल जो इंश्योरेंस है इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक ये है। पहली, ये प्रोग्राम्स मोस्टली कंपलसरी होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान में एक ही ब्रॉड एग्जांपल नजर आती है, वो ईओबीआई की है। तो इट इज अ कंपलसरी प्रोग्राम, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर प्राइवेट कंपनी है और उसकी एक सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं तो ईओबीआई में रजिस्टर होना लाजमी है। इसी तरह मोस्टली इकोनॉमीज में, स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट्स में,
इन प्रोग्राम्स में रजिस्टर होना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के लिए और उसके बाद एम्प्लॉई डेफिनेटली उसके पार्ट होंगे, कंपलसरी है और ये वॉलंटरली ऑप्ट नहीं किए जाते। प्रोग्राम्स आर डिजाइन टू प्रोवाइड अ फ्लोर ऑफ इनकम। डेफिनेटली इसका पर्पस क्या है कि जिनके पास बेसिक नीड किसी भी डोमेन में पूरी नहीं हो रही, चाहे वो रिटायरमेंट के बाद है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो डिसेबिलिटी के केस में हो रहा है, तो उनको कोई इनकम बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें। और ये कोई क्लास ऑफ एम्प्लॉयज के लिए नहीं है बल्कि टू द पब्लिक एट लार्ज है। प्रोग्राम्स पे बेनिफिट बेस्ड ऑन सोशल एडिक्वेसी रादर देन इंडिविजुअल इक्विटी। अब इसके जो बेनिफिट्स हैं वो सोशल एडिक्वेसी पे बेस करेंगे, इंडिविजुअल इक्विटी पे बेस नहीं करेंगे। इससे पहले जितने हमने इंडिविजुअल प्रोग्राम्स की बात की वो कौन से प्रोग्राम्स थे जिसके अंदर जो इक्विटी कंट्रीब्यूशन थी वो कम्युलेट हो रही थी, री इन्वेस्ट हो रही थी, और उसके बाद रिटायरमेंट के वक्त या लाइफ इंश्योरेंस के केस में जो प्रीमियम पे हो रहा था वही कम्युलेट होके बेनिफिट मिल जाता था। यानी जितनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन थी उतनी ही ज्यादा रिटर्न था। लेकिन सोशल एडिक्वेसी में फिर ये मैटर नहीं करेगा कि इंडिविजुअल की फाइनेंशियल क्लास कौन सी है, बल्कि रादर देन ये सोशल बेनिफिट के लिए है। फॉर एग्जांपल अगर ओल्ड एज कोई इंडिविजुअल है तो उसके बेनिफिट मोर और लेस इक्वेट करेंगे रादर देन उसके बेनिफिट ज्यादा हों जिसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। थोड़ा सा इस पे डेफिनेटली जो रिटायरमेंट प्लान होंगे उसके अंदर ऐसा होगा, लेकिन अल्टीमेटली मोस्टली प्लान में सोशल एडिक्वेसी का जो एलिमेंट है वो हायर होगा। बेनिफिट्स आर लूजली रिलेटेड टू अर्निंग्स। अच्छा, अब ये जो बेनिफिट्स होंगे वो अर्निंग से रिलेटेड नहीं होंगे बल्कि स्टेट एक फॉर्मूला प्रोवाइड करेगी जिसकी बेस पे बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। वो हो सकता है एज की बेसिस पे हो, वो हो सकता है कि अगर डिसेबिलिटी का केस है तो डिसेबिलिटी के लेवल की बेसिस पे हो कि किस तरह की डिसेबिलिटी है, परमानेंट है, टेम्पररी है, उसकी बेस पे बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रोग्राम्स बेनिफिट्स एंड बेनिफिट फार्मूला आर प्रोवाइडेड बाय लॉ। जैसा मैंने आपसे कहा कि लॉ की बेस पे प्रोवाइड किया जाएगा और इसका जो बेसिस होंगे वो इंडिविजुअल नहीं होंगे बल्कि कलेक्टिव बेसिस पे लॉ प्रोवाइड करेगी। अ फॉर्मल मीन टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, इस केस में अब मीन्स टेस्ट भी रिक्वायर्ड नहीं है। मीन्स टेस्ट ये होता है कि इंडिविजुअल को ये प्रूफ करना पड़ता है कि उसकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो इस केस में जैसे पहले इंश्योरेंसेस थे उसमें प्रूफ करना पड़ता है चीजें, जैसे रिटायरमेंट के केस में शायद रिटायरमेंट के बाद सारी चीजें हैं और उसके बाद उसकी इनकम का भी एक टेस्ट होता है कि उसके अलावा कोई उसकी अर्निंग्स नहीं है। इसमें मीन्स टेस्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल रिटायर हो गया है तो उसके बाद उसकी करंट इनकम क्या है वो मैटर नहीं करती अगर वो एक प्रोग्राम के अंदर इंश्योर्ड है। और ये चीज पाकिस्तान में भी एप्लीकेबल है। ईओबीआई में जो भी उनकी रेम्यूनरेशन है वो इक्वल है रिटायरमेंट के बाद, उसके बाद वो ये मैटर नहीं करता कि उसका अर्निंग कितनी है। फुल फंडिंग ऑफ बेनिफिट्स इज नेसेसरी अननेसेसरी। अच्छा, इसकी जरूरी नहीं है कि पूरी फंडिंग जो है इसी के पैसों से हो जो इसमें कंट्रीब्यूशन है, बल्कि स्टेट जो अदर टैक्सेस लेती है वो भी इसको बेनिफिट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि सैलरी पे जो टैक्स होता है हो सकता है स्टेट इसको फंड करने के लिए उसे यूटिलाइज कर रही हो। प्रोग्राम्स आर डिजाइन टू बी फाइनेंशियली सेल्फ सपोर्टिंग। प्राइमरी टारगेट ये होता है कि प्रोग्राम ऐसे डिजाइन हो जो सेल्फ सपोर्टिंग हो, लेकिन ऑफ कोर्स नेसेसरी नहीं है कि वो सेल्फ सपोर्टिंग ही हो बल्कि स्टेट उसमें कंट्रीब्यूट कर रही होगी। Commonly known as Social Security, Old Age Survivors and Disability Insurance (OASDI) is the most important social insurance program in the US. Enacted in 1935, it covers more than 9 out of 10 workers. About 1 in 6 person is getting benefit. तो अमेरिका के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स में जो सबसे कॉमनली नोन प्रोग्राम है जिसको सोशल सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं वो ओल्ड एज सर्वाइवर्स एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस OASDI है। ये 1935 में बेसिकली इनिशिएट हुआ था और करंटली इसमें 9 आउट ऑफ 10 वर्कर्स यानी कि 90% वर्कर्स कवर हो रहे हैं। और ऑफ कोर्स बेनिफिट इसके कब मिलते हैं? रिटायरमेंट के बाद या डिसेबिलिटी के केस में या डेथ के केस में।
तो उसके बाद मिलते हैं, तो 1 in 6 पर्सन का जो रेशियो है वो इस वक्त बेनिफिट्स ले रहा है, बाकी शायद इस वक्त कॉन्ट्रीब्यूटरी स्टेज पे होंगे. Virtually all private sector employees and a majority of state and local employees are covered under the social security program. इसमें प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज मोस्टली और स्टेट और लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कवर हो रहे होंगे, और जैसा हमने बात की कि 90% एम्प्लॉइज इसके अंदर कवर होते हैं. A worker becomes eligible for benefits by attaining an insured status. To attain a fully insured status and be eligible for retirement and survivor benefits, you must have 40 credits. अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं इसके पहले सेगमेंट की, जो बेसिकली रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात करेगा. मतलब जो सोशल इंश्योरेंस है उसको भी हम आगे डिवाइड करेंगे, जिसके अंदर रिटायरमेंट बेनिफिट है, जिसके अंदर डिसेबिलिटी की इंश्योरेंस है, जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की बात होगी, और जिसके बाद वर्कर कॉम्पनसेशन की भी बात होगी. तो फिलहाल पहले स्टेज में हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं. तो रिटायरमेंट के केस में वो इंडिविजुअल एलिजिबल होगा टू द बेनिफिट्स जिसके पास 40 क्रेडिट होंगे. और 40 क्रेडिट का मतलब ये है कि अगर उसकी पास जब वो इंश्योर था उसकी सैलरी $1,000 पर एनम थी, तो उसको 1 क्रेडिट बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में. तो पास अगर उसके पास 40 क्रेडिट्स अवेलेबल हैं, यानी एक ईयर में मैक्सिमम 4 क्रेडिट अप्लाई हो सकते हैं. अगर उसकी सैलरी $4,000 पर एनम थी और वो उस प्रोग्राम में एनरोल्ड था और 10 साल उसने जॉब की, यानी कि उसके पास 40 क्रेडिट अवेलेबल है, तो उसको फुली इंश्योर्ड का स्टेटस मिलेगा. You are currently insured and eligible for survivor benefit if you have earned at least 6 credit in the past 13 calendar quarters. अगर तो पास 13 कैलेंडर क्वार्टर्स में 6 क्रेडिट हैं, तो फिर आप उसको करंटली इंश्योर्ड होंगे कहलाएंगे और सर्वाइवर बेनिफिट मिलेगा. और मैंने आपसे कहा क्रेडिट कब होता है, जब उसकी सैलरी $1,000 हो एनुअली और वो उसमें इंश्योर्ड हो, यानी कि उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा हो, तो उस केस में उसको हम एलिजिबल कह सकते हैं. द नंबर ऑफ क्रेडिट रिक्वायर्ड टू रिसीव डिसेबिलिटी डिपेंड्स ऑन योर एज व्हेन यू बिकम डिसेबल्ड. ठीक है, क्रेडिट की रिक्वायरमेंट जो है वो एज पे डिपेंड करेगी. अगर डिसेबिलिटी की बात करेंगे तो वो जो एज होगी उस हिसाब से उसकी, जिस तरह हमने कहा कि फुली इंश्योर्ड रिटायरमेंट के केस में कब होगा, जब उसके पास 40 क्रेडिट्स होंगे. तो जब डिसेबिलिटी है उसकी एज पे डिपेंड करेगी कि उसको कितने क्रेडिट की जरूरत है टू बी एलिजिबल फॉर सच इंश्योरेंस बेनिफिट्स. A duration of work test must be satisfied before receiving disability benefit. और डिसेबिलिटी बेनिफिट्स कब मिलेंगे, जब ड्यूरेशन ऑफ वर्क टेस्ट सेटिस्फाई होगा, यानी कि ये सेटिस्फाई होगा कि उसने पिछले जो रिक्वायर्ड पीरियड है उसमें एलिजिबल सर्विस में वो था. Social Security retirement benefit are an important source of income for most retired workers. For person both in 1937 or earlier, full retirement age for reduced benefit is unreduced benefit is 65. तो 1937 और उससे पहले जो इस सोशल सिक्योरिटी के केस में रिटायरमेंट एज थी यूनाइटेड स्टेट्स में वो 65 थी. उसके बाद उसको ग्रेजुअली बढ़ा के 67 ईयर कर दिया. Worker and their spouse can retire at age of 62 with actually reduced benefits. अगर 62 में वो रिटायर हो जाते हैं, यानी कि 5 साल पहले वो रिटायर हो जाते हैं, तो उनको रिड्यूस बेनिफिट मिलेगा और वो बेनिफिट इंक्रीज होता चला जाएगा 67 ईयर्स की एज तक. मंथली रिटायरमेंट बेनिफिट कैन बी पेड टू रिटायर्ड वर्कर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स. और उसके जो डिपेंडेंट्स होंगे या रिटायरी होंगे उनको मंथली बेनिफिट कोई ना कोई मिला करेगा, जो कि एक मॉनेटरी अमाउंट होगी. The monthly retirement benefit is based on the worker's primary insurance amount. The primary insurance amount is based on worker's average index monthly earning. The average index monthly earning is based on the weighted benefit formula, which weights the benefit heavily in favor of low income groups. Social Security actuaries calculate each year the indexing factors that are used to determine workers' average index monthly earnings.
अच्छा, अब उसकी जो बेसिकली अर्निंग है, और ये हम बात करें स्पेसिफिकली रिटायरमेंट बेनिफिट्स की, अभी सोशल सिक्योरिटी के जो बाकी बेनिफिट्स हैं उसकी बात करेंगे, और वो मोस्टली अर्निंग से लिंक्ड नहीं होंगे। जो रिटायरमेंट बेनिफिट हैं वो अर्निंग से इसलिए लिंक्ड होते हैं क्योंकि बेसिकली रिटायरमेंट बेनिफिट का पर्पज ये होता है कि लाइफ स्टाइल को मीट किया जा सके जो शायद रिटायरमेंट से पहले होता है। तो इसलिए उसको अर्निंग से लिंक करना पड़ता है। हर इंडिविजुअल की जो अर्निंग्स है वो डिफरेंट होंगी, इसी तरह उसके रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होगी। तो जो रिटायरमेंट बेनिफिट है वो एट टाइम्स अर्निंग से लिंक्ड होंगे, लेकिन उसका जो बेनिफिट का फॉर्मूला प्रोवाइड किया हुआ है स्टेट में वो इस तरह का है कि जो हायर अर्निंग एम्प्लॉय होंगे उनका जो ये इंडेक्स फैक्टर होगा ये लोअर होगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल 100,000 जिसकी सैलरी रही होगी लास्ट, मतलब रिटायरमेंट के वक्त, उसको मे बी 0.55 का इंडेक्स से मल्टीप्लाई किया जाए और उसको जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिले वो 55,000 मिले। इसी तरह जिसकी सैलरी 20,000 रही होगी उसका जो इंडेक्स फैक्टर है वो हो सकता है 0.70, यानी कि उसको अपनी अर्निंग का 70% एज रिटायरमेंट बेनिफिट मिले, जबकि हायर इनकम एम्प्लॉय को अपनी अर्निंग का 50% या 55% एज अ रिटायरमेंट बेनिफिट मिले। तो इंडेक्स जो होगा वो हायर अर्निंग एम्प्लॉयज का लोअर होगा, और लोअर अर्निंग इनकम ग्रुप जो होगा उसका हायर होगा। अच्छा, अब ये एक टेबल है जो इसी को शो कर रहा है। आप अगर कर्सर को देखें कि जो जिसकी जो सैलरी थी वो लोअर थी, ये लोअर सैलरी है, तो इस केस में जो परसेंटेज अर्निंग हो रही है वो हायर है। जिस जिस तरह सैलरी बढ़ रही है उसी तरह परसेंटेज रिड्यूस हो रही है। ये थोड़ा सा ईयर का फर्क है, इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्म शायद करना मुश्किल हो रहा है। Each additional year of work adds another year of earning to your social security earning records. A delayed retirement credit is available if you delay receiving retirement benefit beyond the full retirement age. Cash benefits are automatically adjusted each year for changes in cost changes in the cost of living. तो अगर रिटायरमेंट बेनिफिट को डिले किया जाए तो उसका क्रेडिट भी अवेलेबल होता है और इसको अप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि डेफिनेटली स्टेट की कॉस्ट लोअर हो रही है, तो अप्रिशिएट किया जा रहा है, और उसके बाद उसको रिटायरमेंट बेनिफिट का जो क्रेडिट है वो दे दिया जाता है अगर वो डिले करता है। और ये रिटायरमेंट बेनिफिट जो स्टेट डिफाइन करती है हर ईयर में जो है रिवाइज होते रहते हैं, कीपिंग इन व्यू द कॉस्ट ऑफ लिविंग। जिस तरह पाकिस्तान में पेंशन जो है रिवाइज होती है एट द टाइम ऑफ बजट, इसी तरह ये बेनिफिट्स भी पीरियोडिकली रिवाइज होते रहते हैं, कीपिंग इन व्यू द कॉस्ट ऑफ लिविंग। The program has an earning test that can result in reduction or loss of monthly benefit for worker with earned month incomes above certain limits. अच्छा, अब इस सिर्फ रिटायरमेंट प्रोग्राम की मैं बात करूं तो इसमें अर्निंग टेस्ट होता है कि अगर उसकी रिटायरमेंट के बाद भी कोई सर्टेन इनकम है तो हो सकता है कि उसके बेनिफिट में लॉस हो सके। अच्छा, अब जो सेकंड इसका एस्पेक्ट है वो है सर्वाइवर बेनिफिट, कि इस केस में अगर आप सर्वाइव कर गए तो क्या बेनिफिट है। और सर्वाइवर की बात जब हम कर रहे हैं तो एक्चुअली ये सर्वाइवर की बात कर रहे हैं उस डिसीज इंडिविजुअल की जिसकी डेथ होगी, तो उसको सर्वाइवर जो है उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। सर्वाइवर बेनिफिट कैन बी पेड टू डिपेंडेंट्स ऑफ अ डिसीज वर्कर हु इज आइदर फुली और करंटली इंश्योर्ड। ऐसा वर्कर जो फुली या फुली इंश्योर्ड था और करंटली इंश्योर्ड था, अगर उसकी कोई डेथ का केस है तो इस केस में सर्वाइवर्स जो हैं उसकी फैमिली के उसको क्या मिलेगा। अच्छा, अब उसको जो जो उस बेनिफिट होगा एक्चुअली वो सर्वाइवर बेनिफिट ही कहलाएगा। अब सर्वाइवर होते कौन कौन है। अनमैरिड चिल्ड्रन यंगर देन 18 ईयर्स, अगर तो कोई बच्चे हैं जो 18 साल से कम के हैं तो वो सर्वाइवर्स में इंक्लूड होंगे। अनमैरिड डिसेबल्ड चिल्ड्रन, अगर तो डिसेबल्ड है फिर उसकी एज नहीं डिफाइन की गई, जब तक वो अनमैरिड हैं वो उसके अंदर कवर हो रहे हैं। सर्वाइविंग स्पाउस विद चिल्ड्रन यंगर देन 16, अगर सर्वाइविंग स्पाउस है और उसका जब तक बच्चे 16 ईयर से लोअर एज के हैं तो वो उसके अंदर सर्वाइवर बेनिफिट अटेन कर सकती है या कर सकता है। सर्वाइविंग स्पाउस एज 60 और ओल्डर, जब तक सर्वाइविंग स्पाउस की एज 60 से ज्यादा नहीं हो जाती वो उसको अटेन कर सकता है।
डिसेबल विडो और विडोअर एज 50 to 59, डिपेंडेंट पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स डिपेंडेंट हैं तो वो भी उसके अंदर कवर होंगे। द बेनिफिट्स प्रोवाइड अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू फैमिलीज। और जैसा नजर आ रहा है कि अगर ऐसे केस में ये बेनिफिट जो सर्वाइवर्स हैं ऑफ द फैमिली उनको सब्सटेंशियल अमाउंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग अफोर्ड कर सकें। इसके बाद हम बात करेंगे सोशल बेसिस पे डिसेबिलिटी बेनिफिट्स के। Disability income benefits can be paid to disabled workers who meet certain eligibility requirement. अब ये जो benefits हैं ये किसको पे होंगे? जो workers disable हो गए होंगे लेकिन eligibility requirements रहेंगी। The benefits provide protection against the loss of income during the long term disability. जो बेसिकली डिसेबिलिटी जो के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, जो कि प्राइवेट प्लान्स में हमने पढ़ा था, इस बार हम सोशल एस्पेक्ट देख रहे हैं इसका, सोशल इंश्योरेंस वाला। डिसेबिलिटी इनकम जो होती है वो होती इसीलिए है कि जो इनकम लॉस होती है ड्यू टू डिसेबिलिटी उसको कवर करने के लिए डिसेबिलिटी इंश्योरेंस होती है। तो जो डिसेबिलिटी इनकम है, द बेनिफिट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ इनकम ड्यूरिंग द लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी। अगर लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी है तो उसको प्रोटेक्ट, उसके अगेंस्ट जो लॉस ऑफ इनकम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिसेबिलिटी इनकम ग्रांट की जाती है। The worker must meet a 5 month waiting period and satisfy the definition of disability. डिसेबल होने के बाद 5 months का वेटिंग पीरियड उसको गुजारना पड़ता है टू सेटिस्फाई और ये डिफाइन हो जाए कि वो डिसेबिलिटी की डोमेन में फॉल कर रहा है। The worker must have a physical or mental condition that prevents him or her from doing any substantial gainful activity and is expected to last at least 12 months or is expected to result in death. अच्छा, अब उसकी डेफिनेटली कोई डिसेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए, चाहे वो मेंटल है या फिजिकल है, जिसकी वजह से उसकी जो इनकम है वो रिड्यूस हो रही है सब्सटेंशियली, और साथ में वो जो उसकी डिसेबिलिटी है वो 12 मंथ से लॉन्गर लास्ट कर रही है, और हो सकता है कि ऐसी डिसेबिलिटी हो जो फर्दर डेथ, जिसका रिजल्ट डेथ हो, तो ऐसे केस में डिसेबिलिटी बेनिफिट के लिए वो एलिजिबल होगा। Major groups to receive uh, OASDI disability income benefit include a disabled worker under the full retirement age. अच्छा, अब किन किन को बेनिफिट मिलेगा? अगर कोई डिसेबल है जिसकी रिटायरमेंट एज से पहले की बात हो रही, क्योंकि डिसेबल वर्कर को आप रिटायर बेनिफिट दे क्यों रहे हैं? क्योंकि उसकी इनकम लॉस हो रही है। अगर वो रिटायर हो चुका है तो फिर तो उसकी इनकम लॉस नहीं हो रही, इसलिए उस अगर तो रिटायरमेंट एज से वो कम है तो उसे डिसेबिलिटी का बैलेंस बेनिफिट मिलेगा। द स्पाउस ऑफ द डिसेबल्ड वर्कर, अनमैरिड चिल्ड्रन ऑफ द डिसेबल्ड वर्कर इफ अंडर 18, अनमैरिड चिल्ड्रन एज 18 और ओल्डर हु बिकम सिवियरली डिसेबल्ड बिफोर एज 22। और आखिरी बात ये की गई है कि अगर तो 18 ईयर्स से ज्यादा एज है अनमैरिड चिल्ड्रन की, लेकिन वो खुद डिसेबल्ड हो चुके हैं 22 ईयर्स या उससे पहले की एज में, तो उनको भी डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलेगा अपने पेरेंट्स का। Some beneficiaries who receive monthly cash benefit must pay an income tax on part of the benefit. The amount depends on the level of combined income. अच्छा, अब ये जनरल बात हो रही है कि कुछ ऐसे भी बेनिफिट्स होते हैं जिसके अंदर हो सकता है इनकम टैक्स अप्लाई हो सकता है वो रिटायरमेंट के बाद के बेनिफिट्स हों जो एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड कर रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो है उन पे टैक्स अप्लाई हो रहा हो, और ये कंबाइंड इनकम पे हो रहा है। जो टोटल बेनिफिट की अमाउंट है प्लस जो उसकी इंडिविजुअल की अपनी अर्निंग है, वो कंबाइंड इनकम पे वो टैक्स अप्लाई हो रहा होगा। OASDI and Medicare benefits are financed by the payroll tax by the employers and the self-employed. The social security portion is 6.2% on the covered earning up to maximum of 110,100. It was reduced to 4.2% of for 2011 and 12. The Medicare portion is 1.45% of all earning income. तो बेसिकली एक तो पोर्शन डिफाइन किया हुआ है, दूसरा उसने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स में नॉर्मली ये जो OASDI और मेडिकेयर के जो बेनिफिट्स हैं ये स्टेट फाइनेंस करती है उन टैक्सेस से जो वो अप्लाई करते हैं एम्प्लॉयज पे और एम्प्लॉयर्स पे, और
जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनके अपनी इनकम पे जो बेसिकली इनकम टैक्स अप्लाई हो रहा होता है, उससे ये जो बेनिफिट्स हैं वो फंड किए जा रहे हैं। मेडिकेयर, अच्छा अब मेडिकल पे बात करते हैं। इसके बाद अभी तक हमने बात की रिटायरमेंट प्लान से जो सोशल ग्राउंड्स पे अवेलेबल है, और उसके बाद हमने बात की डिसेबिलिटी की, और फिर हमने टैक्सेस की भी बात की। अच्छा अब मेडिकेयर से वही है जिस तरह हमने मेडिकल प्लान डिस्कस किए थे। अब अगर सोशल इंश्योरेंस के अंदर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कवर हो रही है तो उसको हम मेडिकेयर बोलेंगे। Medicare covers medical expenses of most person aged 65 and older. Beneficiaries can select among an array of plans including prescription drugs plan and healthcare plan of private insurer. Under the original Medicare plan, beneficiaries can elect any provider that accepts Medicare patients. Medicare pays its share of bill and the beneficiary pays the balance. तो ये मेडिकेयर प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो बेसिकली गवर्नमेंट फंडेड होंगे, और वो क्या कर रहे होंगे रिटायरमेंट के बाद, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में एज 65 और ओल्डर है, उनको मेडिकल के बेनिफिट एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कोई बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे होंगे। अच्छा ये ऑप्शन होगा रिटायरमेंट से पहले कि मेडिकेयर के कोई भी बेनिफिट सब्सक्राइब किए जा सकते हैं सोशल बेसिस पे, और इन प्रोग्राम में जो बिल है वो जितना इंश्योरर ने कवर किया होगा उतना वो पे करेगा, और बाकी उसको इंडिविजुअल को खुद पे करना पड़ेगा। अच्छा अब यहाँ पे अगेन ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो प्रोग्राम्स हैं ये नॉर्मली इस तरह पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है, ये शायद डेवलप्ड नेशंस में एप्लीकेबल है, और हम स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट्स की एग्जांपल पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में इस तरह के स्पेसिफिक कोई अनएम्प्लॉयमेंट या रिटायरमेंट प्लान्स मौजूद नहीं है। मैंने आपसे कहा कि एक ही मेरे जहन में आता है जो एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट है, जो रेगुलरली बेनिफिट प्रोवाइड करता है। उसके अलावा कुछ प्रोग्राम्स हैं लेकिन वो टेम्पररी बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, रेगुलरली बेनिफिट प्रोवाइड करने वाले प्रोग्राम्स पाकिस्तान में नॉर्मली अवेलेबल नहीं है। अच्छा मेडिकेयर में जो पहली चीज हम देखेंगे हॉस्पिटल इंश्योरेंस, जिसको पार्ट ए बोल रहे हैं। और हॉस्पिटल इंश्योरेंस से नाम वाजे है कि ये बेसिकली हॉस्पिटल की जो कॉस्ट होगी उसको कवर करेगा। इसमें फिजिशियंस की कॉस्ट नहीं कवर होगी, बल्कि हॉस्पिटल में अगर एडमिट है तो उस फैसिलिटी को जो कवर करेगा उसको हॉस्पिटल इंश्योरेंस बोलते हैं। हॉस्पिटल इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कवरेज फॉर इन पेशेंट हॉस्पिटल स्टेज एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी केयर, home health care, hospice care, and blood transfusion. Inpatient care is covered for up to 90 days for each benefit period. अच्छा जो काम की बात है वो ये है कि जो कॉस्ट होती है वो 90 डेज तक कवर हो रही होती है इन प्लान्स के अंदर। इन पेशेंट केयर इज अ स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी इज कवर्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 100 डेज इन अ बेनिफिट पीरियड। अगर किसी नर्सिंग फैसिलिटी में एडमिट है तो 100 डेज तक कवर होगी, अगर किसी हॉस्पिटल में एडमिट है तो 90 डेज तक कवर होगी। हॉस्पिटल्स आर रीइंबर्स्ड फॉर इन पेशेंट सर्विसेज अंडर द प्रोस्पेक्टिव पेमेंट सिस्टम। A flat amount is paid for each service based on its diagnosis related group. अच्छा अब हॉस्पिटल को जो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंश्योर किया होगा वो उनको रिम्बर्स करेगी जो है, और जो बेसिकली जो भी डायग्नोस होगा, जो भी डिजीज होगी, उस पे फ्लैट रेट कोई डिफाइन होगा कि इस रेट के इस डिजीज के अगेंस्ट जो है या इस डायग्नोसिस के अगेंस्ट इतनी पेमेंट होगी, और उसकी बेसिस पे पेमेंट होगी। मेडिकल इंश्योरेंस इस केस में जो फिजिशियंस की फी है और रिलेटेड मेडिकल एक्सपेंसेस हैं हॉस्पिटल के अलावा वो कवर हो रहे होंगे। मेडिकल इंश्योरेंस इज अ वॉलंटरी प्रोग्राम दैट कवर्स फिजिशियंस फी एंड रिलेटेड मेडिकल सर्विसेज। Covered services include physicians services, clinical laboratory services, home health care, outpatient hospital services, and blood. Beneficiaries must pay a monthly premium for the benefit. ये benefit से पहले की बात हो रही है। The beneficiary must meet an annual deductible. The program pays 80% of Medicare approved amount for most services.
ऑफ कोर्स ये सोशल बेसिस पे है, इसके रेट्स बड़े नॉमिनल होंगे, लेकिन इसका प्रीमियम पे होता है जिस तरह आपका मेडिकल इंश्योरेंस का होता है। लेकिन ये बेसिकली स्टेट प्रोवाइड कर रही है, इसकी कोई एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई ग्रुप इंश्योरेंस की डोमेन में नहीं आ रहा, बल्कि एक स्टेट प्रोवाइड कर रही है फैसिलिटी, जिस पे प्रीमियम तो चार्ज हो रहा है लेकिन उसकी फैसिलिटी अवेलेबल होगी, और ये कवर कर रहा होगा आपकी फिजिशियन की फी और जो रिलेटेड सर्विसेज है हॉस्पिटल के अलावा। Medical hospital insurance is financed by the payroll taxes paid by covered employees employer and the self-employed. Payroll tax is 1.45 on all covered earnings. The program is subsidized by a small amount of general revenues. Medical insurance Part B is financed by monthly premium and the general revenues of the federal government. तो ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी के बारे में बताया गया है कि नॉर्मली जो ये मेडिकेयर हॉस्पिटल इंश्योरेंस थे, जिसके अंदर हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस कवर हो रहे थे, ये जो प्रोग्राम्स हैं ये पेरोल टैक्सेस से गवर्नमेंट फंड करती है। जो पेरोल से टैक्सेस रिसीव होते हैं एम्प्लॉइज से, एम्प्लॉयर से, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनसे जो टैक्सेस पे के अगेंस्ट रिकवर होते हैं, ये उनसे फंडिंग की जाती है। जो मेडिकेयर इंश्योरेंस है, जो हमने बाद में पढ़ी, ये जो प्रीमियम पे होता है, जो मैंने आपसे कहा कि इसको सब्सक्राइब कराने के लिए प्रीमियम पे करना पड़ता है, उसी का जो पूल ऑफ फंड होता है जो कि इन्वेस्ट करते री इन्वेस्ट भी हो रहा होता है, जो फेडरल गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होता है, ये प्रोग्राम्स उनसे फंड होते हैं। Number 3, Medicare Advantage plans are private health plans that are part of Medicare program. Medicare pay a set monthly amount to the plan. Most plans provide extra benefit and have lower co-payment than the original Medicare plan. तो अगर कोई अमाउंट एक्सीड करती है मेडिकल बेनिफिट की जो इंडिविजुअल ने खुद पे करनी है, तो उसके लिए ये एडिशनल इंश्योरेंस मौजूद होती है, और ये भी सोशल बेसिस पे होती है। अब ये कौन कौन प्रोवाइड कर सकता है? बेसिकली जो पहला इसका जो टाइप है वो है पीपीओज। और पीपीओज आपके वो होते हैं जो बेसिकली प्रेफर्ड प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो हमने पहले मेडिकेयर में बात की थी। नंबर 2, हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं, हेल्थ मेडिकेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिर्फ हेल्थ की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। नंबर 3, प्राइवेट फी फॉर सर्विस प्लान्स। नंबर 4, मेडिकेयर मेडिकल सेविंग अकाउंट प्लान्स, मेडिकेयर स्पेशल नीड्स प्लान। और ये हम आगे डिस्कस करते हैं होते क्या है। The first one is a Medicare Health Maintenance Organization (HMO) is a managed care plan operated by a private insurer. The plan may require members to choose a primary care physician and get a referral to see a specialist. If the plan covers prescription drugs, members must pay a co-payment or co-insurance charge for each covered prescription. तो ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको एचएमओ कहते हैं, और ये मेडिकल की ही एक्चुअली फैसिलिटीज प्रोवाइड करी होती है। दे आर लाइक मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज। द मेडिकल मे रिक्वायर मेंबर टू चूज अ प्राइमरी केयर फिजिशियन एंड गेट अ रेफरल। तो बेसिकली इसका जो प्रोसीजर होता है कि हो सकता है कि आपको एक जनरल फिजिशियन को दिखाना हो और स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए फिर उससे रेफर कराना पड़े कि आपको ये ट्रीटमेंट की या ये विजिट की जरूरत है कि नहीं। इसी तरह ड्रग्स के लिए हो सकता है को इंश्योरेंस हो जिसके अगेंस्ट थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़े। सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल था वो था बेनिफिशियरीज इन मेडिकेयर प्रेफर्ड प्रोवाइडर in organization can generally see any doctor or provider that accepts Medicare patient. तो तीसरा जो टाइप ऑफ प्रोवाइडर है वो हमारे पास था अंडर अ मेडिकेयर प्राइवेट फी फॉर सर्विस प्लान। द प्राइवेट कंपनी रादर देन मेडिकेयर डिसाइड्स हाउ मच इट विल पे एंड अमाउंट मेंबर मस्ट पे फॉर द सर्विस रिक्वायर्ड। ये एक फैसिलिटी होती है कि ये आप ऑर्गेनाइजेशन को पे करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन आगे इसको पे करेगा जो फैसिलिटीज यूनाइटेड स्टेट्स में अवेलेबल हैं। A Medicare special need plan provides more focused care for a specific group of people, such as those with chronic illness. Under a Medicare medical saving account plan, Medicare deposits money that the beneficiary can use to pay healthcare costs. और ये हमने पहले भी बात की थी, जिस तरह
IRAs हमने डिस्कस किया था, इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट्स होते हैं, इसी तरह मेडिकेयर के भी सेविंग अकाउंट होते हैं जो टैक्स फेवरेबल ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, और ये कब यूज हो सकते हैं, जब उसकी मेडिकल की रिक्वायरमेंट होगी, तो तब उसके अंदर से फंड यूज हो सकता है, और ये क्वालिफाइड प्लान होते हैं। पार्ट डी, अगर कोई ऐसी इंश्योरेंस है जो सिर्फ ड्रग्स को बेसिकली कवरेज दे रही है, तो उसको हम मेडिकेयर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कवरेज बोलते हैं। और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग इसलिए बोलते हैं, ये सिर्फ ड्रग्स तब फंडेड होंगी जब इसकी प्रिस्क्राइब होगी बाय द रिकग्नाइज्ड मेडिकल स्पेशलिस्ट। Beneficiaries in the original Medicare plan can add prescription drugs coverage by joining a standalone plan. Monthly premium depend on plan chosen and vary in the cost and types of drugs covered. Plan must provide at least standard coverage. Beneficiaries pay part of the cost of prescription drug, and Medicare pays part of the cost. For 2012, the average monthly premium for private plans is an estimated $30. तो बेसिकली ये ड्रग्स को फंड करने के लिए जो है प्लान है कि जो मेडिसिन की कॉस्ट आ रही है, और ये अकॉर्डिंगली जिस तरह का प्लान चूज किया गया होगा प्रीवियसली, उसी तरह का बेसिकली कवरेज प्रोवाइड करेगा, और जितना कवरेज होगा वो मेडिकेयर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, और इसके ऊपर जो बेनिफिशियरी है वो खुद पे करेगा। और इसकी एक एस्टिमेट लगाया हुआ है कि इस तरह के जो प्लान है वो ऑन एवरेज $30 कॉस्ट करते हैं, और ये 2012 का रेट है। अच्छा, अब ये जो हमने इतनी सारी बातें की सोशल इंश्योरेंस की, इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आ रही है गवर्नमेंट को, वो देख लेते हैं। द प्रोग्राम इज रनिंग एन एनुअल सरप्लस, बट द OASDI ट्रस्ट फंड विल सून एक्सपीरियंस सीरियस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। अच्छा, जिस तरह पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, अभी बेनिफिशियरी कम है और कंट्रीब्यूटर ज्यादा है, जब जिस तरह वो रिटायर होते चले जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो बेनिफिशरीज हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। तो एक एस्टिमेट के मुताबिक ये जो ट्रस्ट फंड है, ये अपनी लायबिलिटीज को मीट नहीं कर पाएगा आफ्टर 2033। और अगेन ये यूनाइटेड स्टेट की इकोनॉमी का एनालिसिस है। In 2033, non-interest income will be sufficient to pay about 75% of the scheduled benefits. To pay all scheduled benefits over the next 75 years, the trust fund requires additional 8.6 trillion in present value dollars. और उसने बताया कि 75 ईयर का अगर एस्टिमेट करें तो कितना डेफिसिट होगा इन फंड्स में, जो आज की एनालिसिस है। द डिसेबिलिटी इनकम ट्रस्ट फंड इज प्रोजेक्टेड टू एग्जॉस्ट बाय 5 years, यानी कि 5 जो डिसेबिलिटी ट्रस्ट फंड का सिर्फ अगर एनालिसिस किया जाए तो 5 साल के बाद वो अपनी फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब इसके इश्यूज में रिकमेंडेशन क्या है? द डेफिसिट कैन बी रिड्यूस और लिमिटेड बाय इंक्रीजिंग पेरोल टैक्सेस। अब डेफिनेटली फंडिंग तो बढ़ानी है, किस तरह हो सकता है वो? या तो पेरोल के टैक्सेस बढ़ा दें। दूसरा, डिक्रीजिंग बेनिफिट्स, बेनिफिट्स जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसकी अमाउंट और उसके अंदर जो कवरेजेस है वो कम कर दें। यूजिंग जनरल रेवेन्यूज टू पे बेनिफिट्स। तीसरा तरीका यह है गवर्नमेंट अपने सिर्फ टैक्सेस के अलावा जो जनरल रेवेन्यूज है उसको भी यूज करे टू पे द बेनिफिट्स। सम कॉम्बिनेशन ऑफ दीस, और इन तीनों का कोई भी कॉम्बिनेशन फॉर्म किया जा सकता है। Recent proposed changes include using progressive indexing to determine benefit, increasing the social security payroll tax for both employers and employees, moving up scheduled increases in full retirement age. बाकी जो अभी बेनिफिट है वो इसी तरह बताया गया है कि जो इंडेक्स है उसको चेंज कर दिया जाए। दूसरा, टैक्स बढ़ा दिया जाए। तीसरा, जो रिटायरमेंट एज है जिसके बाद जो बेनिफिट्स कवर हो रहे हैं उसको इंक्रीज कर दिया जाए। तो ये कुछ प्रपोजल्स हैं जो इस प्रॉब्लम को का एज अ सोल्यूशन प्रपोज किए गए। रिसेंट प्रपोज चेंजेस कंटिन्यूड। अच्छा, और कुछ प्रपोजल्स हैं। रिड्यूसिंग बेनिफिट फॉर फ्यूचर रिटायरीज अक्रॉस द बोर्ड, बेनिफिट कम कर देते हैं उसको और एनहेंस किया हुआ है इन्होंने। इंक्रीजिंग द OASDI टैक्सेबल वेज अर्निंग बेस। अच्छा, फिर उसके बाद जो टैक्स की बेस है उसको इंक्रीज कर दिया जाए कि ज्यादा लोग टैक्सेबल हो जाएं। सब्जेक्टिंग ऑल OASDI बेनिफिट टू द फेडरल इनकम टैक्सेस। Extending OASDI coverage on a compulsory basis to all new state and local government employees. Increasing the number of years used in calculating retirement benefit from 35 to 38.
इन्वेस्टिंग पार्ट ऑफ द ट्रस्ट फंड्स एसेट्स इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो ओवरऑल यही बात की गई है कि उसकी टैक्स बेस बढ़ाई जाए, यानी कि जितने लोगों पे टैक्स अप्लाई हो रहा है उसकी बेस बढ़ाई जाए, सारों के सारे लोगों पे टैक्स अप्लाई हो रहा हो, और कुछ बेनिफिट्स रिड्यूस कर दी जाएं, और उसके बाद उसकी एज, जो रिटायरमेंट की एज है, बेनिफिट जिस एज के बाद अवेलेबल होता है उसको इंक्रीज कर दिया जाए। और आखिरी जो इन्होंने प्रपोजल दी कि अब उसको प्राइवेट फंड्स में इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि प्राइवेट फंड्स थोड़े से रिस्की होते हैं लेकिन रिटर्न उनका हायर होता है। मेडिकेयर पार्ट ए हैज आल्सो फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अब मेडिकेयर में भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जो हमने मेडिकल इंश्योरेंस की बात की थी। द प्रोजेक्टेड 75-year deficit in the hospital insurance trust fund is 13.35 of taxable payroll. The fund is projected to exhaust by 2024। 2024 के बाद फंड अपनी लाइबिलिटीज को मीट नहीं कर पाएगा। The poor financial condition is affected by higher price of medical services, increased volume and complexity of medical services, aging of the population and increased enrollment, overpayment of private insurer, increased expenditure from प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। और मेडिकल की जो कॉस्ट है वो इन्हीं वजह से बढ़ती है, जो उन्होंने डिफाइन किया फर्दर, कि मेडिकल की सर्विसेज की कॉस्ट बढ़ रही है, ड्रग्स की कॉस्ट बढ़ रही है। आपकी जो पॉपुलेशन है वो जितनी ज़्यादा यंग है उतनी ज़्यादा, जिस तरह उसकी एज बढ़ रही है, ओल्ड एज जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, और इसी की वजह से जो मेडिकल की कॉस्ट हैं वो हायर हो रही हैं। Efforts to hold down cost include reducing payment to the hospital and physician। एक तरीका ये है कि हॉस्पिटल एंड जो फिजिशियंस हैं उनसे कोई डिस्काउंट लिया जाए और उनकी पेमेंट को रिड्यूस किया जाए। लिमिटिंग स्पेंडिंग ऑन स्पेसिफाइड सर्विसेज, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिसको अलाउ किया जाए और कुछ को डिसअलाउ किया जाए। इम्प्लीमेंटिंग अ डायग्नोसिस रिलेटेड ग्रुप मेथड फॉर रीइंबर्सिंग हॉस्पिटल्स। अच्छा, अब जो है वो जो डायग्नोसिस है उससे रिलेटेड कॉस्ट एग्जैक्टली डिफाइन कर दी जाए कि इस डायग्नोसिस के अगेंस्ट इतनी पेमेंट होगी, तो वो लिमिट किया जा सकता है, रादर देन जो बिल जनरेट हो गया है उसको रिम्बर्स किया जाए। न्यू प्रोविजंस ऑफ द अफोर्डेबल केयर एक्ट। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस कि इसके बाद जो इंश्योरेंस की टाइप आ रही है, जो कि हम सोशल इंश्योरेंस की डोमेन में डिस्कस करेंगे, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। और नाम से बात है, ये इंश्योरेंस कब बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, जब कोई इंडिविजुअल अनएम्प्लॉय हो जाएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं जब सर्विसेज रेंडर करना तो चाह रहा हो लेकिन वो कर नहीं पा रहा हो क्योंकि उसको जॉब अवेलेबल नहीं है। Unemployment insurance program are federal state program that pay weekly cash benefit to workers who are involuntarily unemployed। जैसे कि हमने बात की, cash benefits are paid during period of short term involuntary unemployment। Applicants are encouraged through local employment office to find job। Unemployment benefit help stabilize the economy during recessionary periods। तो बेसिकली इसका पर्पस ये होता है कि जब एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं है तो उन लोगों को फाइनेंशियली बेनिफिट प्रोवाइड किए जाए जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ताकि जो सोसाइटल जो इल विल्स हैं उसको एलिमिनेट किया जा सके। ऑफ कोर्स इनके प्लान में क्राइटेरिया इस तरह के होने चाहिए कि लोगों को एनकरेज किया जाए कि वो एम्प्लॉयड हो रादर देन स्टेइंग अनएम्प्लॉयड। Most jobs in private firms, state and local government and non-profit organization are covered for unemployment benefit। Private firms are subject to federal unemployment tax। अच्छा, अब ये फर्म्स जो होती हैं, जो लोकल फर्म्स होती हैं, उनको अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स चार्ज होता है और वो फिर इंश्योरेंस के थ्रू कवर किया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट को इन यूनाइटेड स्टेट। To be eligible, an unemployed worker must meet the following monetary eligible requirement। अच्छा, अब अनएम्प्लॉयड अलाउंस को हासिल करने के लिए बेसिकली ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। Having qualified wage and employment during the base year, be able and available for work, be actively seeking work, meet a 1 week waiting period। तो बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि उसके पास उसकी पिछले किसी सालों में कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट रही हो, ताकि उसकी कोई क्वालिफाई वेज कैलकुलेट की जा सके, वो काम करने के लिए अवेलेबल हो, काम ढूंढ रहा हो, और एटलीस्ट 1 वीक हो गया उसे अनएम्प्लॉयड में, तो फिर उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल सकते हैं।
रेगुलर स्टेट बेनिफिट डिपेंड ऑन द वर्कर्स पास वेज विद इन सर्टेन लिमिट्स, और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट किसकी बेस पे मिलेंगे? जो उसकी पास वेज थी, क्योंकि उसका लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए ही ये बेनिफिट दिए जा रहे हैं। Most states use a formula that pays weekly benefit based on a fraction of the workers' high quarter wages. The maximum duration of regular benefit is limited to 26 weeks in most states. तो maximum benefit जो यूनाइटेड स्टेट्स में है वो 26 weeks का है, जो कि almost 6 months बन जाते हैं. Under the extended benefit programs, an additional 13 weeks of benefit is paid during period of high unemployment. Extended benefits are also available to workers to exhaust their regular benefit in states with high unemployment. अगर states में high unemployment है तो extended benefits भी provide किए जाते हैं during unemployment period, और वो further 13 weeks के benefit हैं. Programs are financed largely by payroll taxes paid by employer on the covered wage of employees. जैसा हमने पहले देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स भी अप्लाई किया जा रहा होता है और वो पेरोल से डिडक्ट हो रहा होता है, और ये बेसिकली प्रोग्राम्स उन्हीं टैक्सेस से फंड हो रहे होते हैं. फॉर 2012 covered employers paid a federal payroll tax of 6% on the first 7,000 of annual earning. ये रेट दिया हुआ है. To strengthen reserves and maintain fund solvency, most states have a taxable wage base that exceeds $7,000. Experience rating is also used by which firm with favorable employment record pay reduced tax. तो डेफिनेटली उन फर्म्स को फैसिलिटेट किया जा रहा है जिनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो लो है, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट ही ना हो. तो उनको फैसिलिटेट किया जाता है विद लो टैक्सेस, जिनका पास्ट ईयर्स में जो ले ऑफ का डेटा है उसकी परसेंटेज काफी लो हो. Problems with state unemployment compensation program include program do not cover all unemployed person. State funds balances are inadequate. A high percentage of claimants are exhausting their regular state unemployment benefits. आखिरी बात जो हम आज के चैप्टर में करेंगे दैट इज वर्कर कॉम्पेंसेशन. और वर्कर कॉम्पेंसेशन किसे कहते हैं? अगर कोई जॉब के दरमियान डिसेबल हो गया हो तो उस केस में उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, जिसको वर्कर्स कॉम्पेंसेशन बोलते हैं. Workers' compensation is the social insurance program that provide Medicare, cash benefit and rehabilitation services to workers who are disabled from job-related accident or disease. The benefits are important in reducing economic uncertainty that may result from a job-related disability. Under a common law of industrial accidents 1837, workers injured on the job had to sue their employers and prove negligence before they could collect wages. अच्छा, अब वर्कर कॉम्पेंसेशन में जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली यही है कि जो वर्कर अगर डिसेबल होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयर के पास भी कुछ बाय लॉ राइट्स अवेलेबल है कि हर केस में उसको बेनिफिट्स प्रोवाइड करना उसके लिए जरूरी नहीं है, जो कि नीचे एग्जांपल्स दी हुई है. Under the contributory negligence doctrine, injured worker could not collect damages if contributed in any way to the injury. अगर एम्प्लॉय की अपनी गलती से कोई डिसेबिलिटी अकर हुई है या कोई डैमेज हुआ है, तो फिजिकल डैमेज हुआ है, तो उसका जिम्मेदार एम्प्लॉयर नहीं होगा. Under the fellow servant doctrine, the injured worker could not collect damages if the injury result from the negligence of the fellow worker. अगर किसी फेलो वर्कर की वजह की नेग्लिजेंस की वजह से कोई डैमेज अकर हुआ है, तो इस केस में भी एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. अंडर द इजम्पशन ऑफ रिस्क डॉक्ट्रीन, द इंजर्ड वर्कर कुड नॉट कलेक्ट इफ ही और शी हैड एडवांस नॉलेज ऑफ द डेंजर्स ऑफ द ऑक्यूपेशन. अगर जो नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन में जो डेंजर्स हैं उसके बारे में पहले से नॉलेज थी और जो है उसके अगेंस्ट प्रिकॉशंस अप्लाई नहीं हुए, तो अगेन इसके अगेंस्ट एम्प्लॉयर एक्चुअली जो है गिल्टी नहीं होगा, बल्कि
एम्प्लॉय को इस केस में डैमेजेस बाय लॉ नहीं अप्लाई होते। तो इस वजह से ये इशू है कि वर्कर कॉम्पेंसेशन का इशू आता है कि जब वो डिसेबल होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसका इशू आ रहा था विद 1987 के जो एक्ट है। Employer liability laws passed between 1885 and 1910 improve the legal position of the injured worker। अच्छा, अब जो लेटर जो उसके बाद फिर जो एक्ट्स आए 1885 में 1990 में, उन्होंने फिर वर्कर्स को बेनिफिट करने के लिए प्रोविजंस निकाली जो कि वर्कर के एक्चुअली बेनिफिट में थे। बट वर्कर्स स्टिल हैड टू सू देयर एम्प्लॉयर टू कलेक्ट फॉर देयर इंजरीज। लेकिन इन एनी केस एम्प्लॉयर खुद उनको कंपेंसेशन ही प्रोवाइड कर देता, बल्कि सू करना पड़ता है जिसके लिए वेटिंग पीरियड भी होता है, जो केस का ड्यूरेशन होता है वो होता है, और फिर जाके वर्कर्स को कॉम्पेंसेशन मिलती है। द मोस्ट स्टेट पास वर्कर्स कॉम्पेंसेशन लॉ बाय 1920 coverage is based on the fundamental principles of liability without fault। Employees do not have to sue their employer। अच्छा, अब 1920 के बाद जितने एक्ट्स आए हैं, अगर तो एम्प्लॉय की अपनी नेग्लिजेंस की वजह से डिसेबिलिटी अकरनी हुई है, तो इन दैट केस जो एम्प्लॉयर है वो लायबल होगा, और हर बार केस करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि और पर्टिकुलर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को कंस्ट्रक्ट किया गया जो ऐसी जुरिस्डिक्शन दे सकती हैं। Objective of state worker compensation laws include broad coverage of employees for job related accidents and disease। अगर ये बेसिकली compensation किसके लिए है? अगर एम्प्लॉय को कोई जॉब रिलेटेड एक्सीडेंट हो जाता है या जॉब की वजह से कोई डिजीज हो जाती है। सब्सटेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ इनकम। इस केस में जो उनकी लॉस ऑफ इनकम है वो वर्कर कॉम्पेंसेशन से प्रोटेक्ट की जाएगी। सफिशिएंट मेडिकेयर एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। अगर कोई डिजीज है तो मेडिकेयर और रिहेबिलिटेशन सर्विसेज भी उसी कॉस्ट से कवर होंगी। एनकरेजमेंट ऑफ सेफ्टी, रिडक्शन इन लिटिगेशन। और ये एम्प्लॉयर के केस पे बात की गई है कि एम्प्लॉयर अपने प्रेमिसेस को सेफ बनाए, उसके अंदर जितनी सेफ्टी इक्विपमेंट्स है उसको प्रोवाइड करे, अदरवाइज उसको वर्कर्स कॉम्पेंसेशन बियर करनी पड़ेगी। इसीलिए ये जो एनवायरनमेंट में, वर्क एनवायरनमेंट में सेफ्टी को एनकरेज करता है, और ऑफ कोर्स जितना ज्यादा सेफ होगा उतनी लिटिगेशन रिड्यूस हो सकती है। एम्प्लॉयर्स कैन comply with state law by purchasing a workers compensation policy, self insuring, or obtaining insurance from a monopoly or competitive state fund। अच्छा, अब इस केस में एम्प्लॉयर्स कैसे अपने आप को, क्योंकि ये जो लॉ है ये स्टैट्यूटरी अप्लाई हो रही है एम्प्लॉयर पे, इस केस में एम्प्लॉयर्स अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और वो किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं? हमने रिस्क ट्रांसफर की जब हम बात की थी पहले चैप्टर्स में, तो हमने रिस्क ट्रांसफर का सबसे ऑप्टिमल मेथड देखा था, वो इंश्योरेंस था कि आप अपना रिस्क ट्रांसफर कर दें बाय ऑब्टेनिंग एन इंश्योरेंस। तो एम्प्लॉयर भी वर्कर कॉम्पेंसेशन वाला जो रिस्क है ट्रांसफर कर सकते हैं बाय ऑब्टेनिंग एन इंश्योरेंस, या सेल्फ इंश्योर करा लें, या इस कॉम्पेंसेशन फंड को इंश्योर कर लें, या कोई ऐसा जो कि इसी डोमेन में इंश्योरेंस प्रोवाइडर है उससे इंश्योर करा लें। तो अल्टीमेटली जो ऑप्शन है टू ट्रांसफर द रिस्क इज इंश्योरेंस। Most occupations are covered by workers' compensation laws। Most states excludes or provide incomplete coverage for farm workers, domestic servants, and casual employees। Some states exempt firms with few employees। तो मोस्टली जो वर्कर्स है वो इस लॉ में कवर हो रहे होते हैं। जो एक्सेप्शंस हैं वो ये है, जो फार्म वर्कर्स हैं, जो कि बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्कर्स हैं, या जो घर में डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, या कैजुअल एम्प्लॉयज हैं। और कई केस में एम्प्लॉयर को एग्जाम किया गया है जिसके बहुत ही लो फ्यू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं। अगर कोई ऐसा एम्प्लॉयर है जिसके 2 या 3 एम्प्लॉयज हैं, तो शायद उसके लिए फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं होगा अगर इस तरह के वर्कर कॉम्पेंसेशन एक्ट उस पर अप्लाई हो रहे होंगे, तो इसलिए उनको एग्जाम कर दिया गया। Two eligibility requirements must be met to receive benefit. The disabled person must work in the covered occupation. The injury or disease must arise out of and in the course of employment। पहली रिक्वायरमेंट डिसेबिलिटी के लिए है कि उस वक्त वो काम कर रहा हो जब वो डिसेबल हो, और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि वो सर्विस के टेन्योर में ही उसको इंजरी या डिजीज सफर करनी पड़ी हो। वर्कर कॉम्पेंसेशन लॉ प्रोवाइड्स 4 benefits। Medical care generally is covered in full with no limitation। Disability income benefit can be paid after the disabled worker satisfied the waiting period।
अच्छा, मेडिकल जो बेनिफिट्स हैं वो फुल कवर होंगे, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन जो वेटिंग पीरियड था उसके बाद उसको मिलेंगे, और वो नॉर्मली 1 वीक का होता है। डेथ benefits can be paid to eligible survivor if the worker dies as a result of job related accident or disease. All state provide rehabilitation services to restore disabled worker to productive employment. प्रॉब्लम विद स्टेट वर्कर्स कॉम्पनसेशन प्रोग्राम इंक्लूड, अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या है? रेजिंग शेयर ऑफ मेडिकल कॉस्ट टू टोटल बेनिफिट्स, फ्रॉड एंड अब्यूज, ऑफ कोर्स फिर इसमें फ्रॉड भी होता है क्योंकि बेनिफिट्स जो है वो लॉन्गर पीरियड के लिए अवेलेबल है। इम्पैक्ट ऑफ एजिंग वर्कफोर्स ऑन वर्कर्स कॉम्पनसेशन कॉस्ट। तो आज का जो बेसिकली चैप्टर था वो हमारा यहीं तक था। इसके अंदर हमने जो 3-4 सोशल सिक्योरिटी के डोमेन के अंदर बातें की, हमने देखिए सोशल सिक्योरिटी के अंदर बेनिफिट्स किस तरह, पहले तो हमने देखा जनरली सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स होते किस टाइप के हैं, इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फिर हमने इसके अंदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात की, फिर हमने इसके अंदर डिसेबिलिटी की बात की, फिर हमने मेडिकेयर की बात की, और एंड में हमने वर्कर्स कॉम्पनसेशन की बात की।